हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने पास पहला लेक्चर कर लिया था जहां हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था असेट्स, लायबिलिटीज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब क्या हैं। फिर ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट डेबिट क्यों होता है, क्या होता है, इनकम्स एक्सपेंसेस पेड हो या नॉट पेड हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हमने अपने पास देखा था कि असेट्स ये सब होते हैं और इनके पीछे का रीजंस भी देखा था कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट डेबिट क्यों होते हैं और ये डेबिट क्रेडिट क्यों होते हैं। हमने नीचे एक एग्जाम्पल से समझ लिया था, याद आ रहा हो, ठीक। और उसके बाद हमने क्या देखा था, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के सब टाइप्स हमने देख लिए, रियल अकाउंट हमने देख लिया, नॉमिनल अकाउंट हमने देख लिया। फिर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इन तीनों लेजर्स से जुड़े हुए जो हमारे रूल्स हैं वो रूल्स भी हमने अपने पास डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि क्यों एक्सपेंडिचर को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने बाइफरकेट किया था और इस वजह से बैलेंस शीट और P&L हमारी बनती है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो। तो हमने पिछली क्लास में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे ख़त्म किया था, तो मैं अब वहीं से स्टार्ट करता हूँ आगे। तो अब तुम लोगों ने जब भी बैलेंस शीट बनाई हो 12th में भी 11th में भी, तो तुम लोगों ने बैलेंस शीट के नीचे हमेशा लिखा हुआ देखा होगा एज एट, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2022, और प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे क्या लिखा हुआ देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है कि तुम लोगों ने बैलेंस शीट के नीचे देखा है ये लिखा हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे ये लिखा हुआ होता है, जबकि बनाते तुम दोनों को एक ही साथ हो, पहले ट्रेडिंग P&L और फिर बैलेंस शीट साथ साथ ही बनाते चलते हो। बट इसके नीचे लिखते हो एज एट, इसके नीचे लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा क्यों? अभी तक जो हमारा फॉर एग्जांपल फर्नीचर है वो हमारा जो बेसिक की वजह से चलता आ रहा है, प्रॉफिट लॉस पर्टिकुलर साल का 21-22 का, अच्छा, उसमें जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके। बैलेंस बचता है मतलब, ठीक है, बैलेंस शीट में से कुछ नहीं होता है, अच्छा। पर्टिकुलर वो है मतलब हर महीने पे करना होगा। हाँ, और बैलेंस शीट में जो वो आइटम आता है जो मतलब एक बार खरीदे तो एक साल से ज़्यादा चलता है। नहीं वो तो मैं समझ गया कि बैलेंस शीट में असेट्स आते हैं, वो खरीदते हैं तो फ्यूचर में भी काम आते हैं, तो बैलेंस शीट में वो आइटम डालता है। मेरा सवाल ये क्यों लिखते हैं इसके नीचे और इसके नीचे ये क्यों लिखते हैं? अभी तक की 31 मार्च तक की मतलब, और ये फॉर द ईयर एंडेड मतलब उसको पर्टिकुलर एंडेड ईयर का प्रॉफिट और लॉस लास्ट का कब तक आया है ऐसे। अच्छा, स्टॉक वेरिएबल है, अच्छा, वो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे है। देखो निगम ने बिल्कुल ठीक बोला, हमारा जो ये बैलेंस शीट होती है, ये बैलेंस शीट इस दिन पे बताती है कि हमारी नेटवर्थ कितनी है। अब इसका मतलब देखो क्या है, हमारी जो बैलेंस शीट है इसमें इकट्ठा बहुत सालों का डेटा एक साथ दिख सकता है। इमेजिन करो जब एक बैलेंस शीट आदमी बनाता है तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखता है, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल प्लस करता है नेट प्रॉफिट, माइनस कर देता है ड्रॉइंग्स, प्लस कर देता है कोई एडिशनल कैपिटल है तो, ठीक। और असेट साइड पे एक बार याद करो क्या होता है, प्लांटर मशीनरी आती है, उसमें प्लस एडिशन ऑफ मशीनरी माइनस सेल ऑफ मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, पीछे साल की फिगर में चेंज करते हैं और उसको फिर नया बना देते हैं। तो जो बैलेंस शीट होती है ना, ये पता है कब से कब तक की होती है, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से आज तक की, मतलब दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस टिल 31 मार्च 2022। तो अगर हमारे बिजनेस को फॉर एग्जांपल 10 साल हो गए हैं तो इसमें 10 साल का डेटा इकट्ठा एक साथ दिखेगा। बट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की,
तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डेटा मिलता है, क्योंकि इसमें लिखा है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब 1 साल, और वो साल कहाँ ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च 2022। तो साल स्टार्ट कहाँ हो रहा होगा? 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का डेटा है ये। ऐसे समझो इसको। और अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो तुम क्या कहोगे कि सर हम मेजॉरिटी बच्चे हम सारे 12th पास हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे प्रूव करो कि तुम 12th में पास हुए हो। तो कैसे प्रूव करोगे? तुम 12th क्लास की मार्कशीट दिखा दोगे मुझे। अच्छा, मैं कह रहा हूं चलो तुम 12th पास तो हो, मुझे प्रूव करो कि तुमने 11th भी पास करी है। तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे 11th की मार्कशीट दिखा दोगे। मैं कहता हूं अच्छा 10th प्रूव करो, तो तुम मुझे 10th की मार्कशीट दिखा दोगे। तो ये जो मार्कशीट्स है तुम्हारी, ये क्या है? तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये बता रहे हैं कि तुमने हर सब्जेक्ट में हर साल कितने कितने मार्क्स लिए और तुम पास हुए या फेल। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि कंपनी ने उस साल में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया। ठीक है, तो क्या 12th की मार्कशीट में 11th के मार्क्स मिलते हैं? क्या 10th के मिलते हैं? या 11th की मार्कशीट में 10th के मिल जाएं या 12th के मिल जाएं? नहीं। यानी कि ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा और हमेशा करंट ईयर की ही चीज़ें आती हैं, प्रीवियस ईयर की चीज़ें नहीं मिलेंगी या नेक्स्ट ईयर की चीज़ें नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस ही आएंगे, मतलब लॉसेज या गेन्स वगैरह भी सिर्फ यही आएंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे हम एक एनपीओ, तो एनपीओ के अंदर भी आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो भी कहीं ना कहीं यही होता है, बस उसका नाम अलग कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसमें हाँ, उसके अंदर बस रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के नाम से बोल देते हैं। हाँ, तो इसमें सिर्फ इनकम्स या एक्सपेंसिव मतलब या गेन्स या फिर लॉसेज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये तुम्हारी जो मार्कशीट है ये बताती है कि तुमने 11th में 12th में 9th में 10th में कितने स्कोर किए हैं। बट आज की डेट पे तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये बताता है 12th का जो तुम्हारा सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल पास हो जाने का। तो बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल, गलत लिख दिया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन से मतलब है कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो तुम्हारी नेटवर्थ आ जाएगी। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बताओगे ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितने होते हैं? तुम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितने होते हैं? स्कूल में सिखाया था, भूल गए। हाँ, 3 होते हैं, 3 होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, टेस्ट थोड़ी चल रहा है स्कूल का, बताओ फिर। नहीं पता भारती? नहीं, सबसे पहला होता है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यह हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या था ये अजम्पशन?
कि अगर आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसको बंद करने की इच्छा नहीं रखते। तो लिखना शुरू करो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन, लिखो। अंडर दिस assumption we assume that the business will not be closed or its operations will not be shut down in the foreseeable future, ठीक है। तो एक चीज समझ लेना, जो हमारा अकाउंट्स होता है ना, वो अकाउंट्स प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक है। तो जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं वही यहाँ पे उसमें भी चल रहा होता है, ठीक है। तो हम अपनी लाइफ के लिए अज्यूम करके चलते हैं कि हम जिंदा रहेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम कभी किसी से बोलते हैं ऐसा कि अगर हम जिंदा रहे तो कल मिलेंगे हम, अगर कल जिंदा रहे तो मूवी चलेंगे हम, अगर कल जिंदा रहे तो क्लास में आएंगे हम, बोलते हैं ऐसा? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई कल हम जिंदा रहेंगे, कल क्लास में आएंगे, कल कोचिंग जाएंगे, या कल खाना मंगाएंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। तो बिजनेस भी अपने लिए वही चीज़ अज्यूम कर रहा है कि एक बार वो शुरू हुआ तो वो कभी भी मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा और वो चलता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालो, अक्रूवल अजम्पशन। याद है ये क्या था अजम्पशन? किसी को कोई याद हो? नहीं? अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूं। लेट अस सपोज तुम सीए या सीए में जो भी परस्यू कर रहे हो वो कंप्लीट कर लेते हो तुम, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारी जॉब लगती है और सैलरी मिलती है तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ। अभी के लिए काफ़ी है इतनी या और चाहिए? हाँ, रोटी पानी दाना पानी आ जाएगा सर हमारा, है ना। हाँ, बेसिक नीड्स पूरी कर लेंगे। अभी तो हमारे शौक ऊंचे ऊंचे हैं, अभी के लिए काफ़ी, चलो रोटी खा लेंगे। तो तुम्हारी सैलरी लगी 1 लाख रुपए पर मंथ। अब हुआ क्या, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सैलरी दे दी कैश में 80,000 रुपये और अभी आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपये। बोलता है यार अभी ना थोड़ा बिजनेस हल्का चल रहा है तो कुछ टाइम बाद मेरे से पैसे ले लेना, अभी अगले महीने ले लेना या उसके अगले महीने ले लेना, अभी के लिए 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग छोड़ देता है, ठीक है। अब तुम्हारा एक दोस्त तुमसे कहता है यार तूने सीए कर ली या सीए में कर ली तो तेरी सैलरी कितनी है? तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख। हाँ, कितना बोलोगे? 1 लाख। क्यों? तुमने मिला तो तुम्हें 80 है, बट तुम क्या बोलोगे सैलरी कितनी है? 1 लाख। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो 20,000 रुपये मिल जाएंगे। क्या कंफर्म है मिल जाएंगे या तुम अज्यूम कर रहे हो? अज्यूम कर रहे हो। तुम्हारा अजम्पशन इतना स्ट्रांग है कि तुम मान ले तो मिल जाएगी, बट दिस इज एन अजम्पशन। तो तुम अज्यूम क्या कर रहे हो कि 20,000 रुपये मिले नहीं, मिल जाएंगे। तो तुम अपनी लाइफ में क्या फॉलो कर रहे हो? अक्रूवल अजम्पशन। ये जो मैं सोचूं मिलेगा, ये भी एक्चुअल अजम्पशन ही है। हाँ, पर वो तो लेकिन मिलेगा ही ना, वो तो मिलेगा ही। हाँ हाँ, ये भी कंफर्म है कि बॉस ने कहा है ना, बॉस ने कहा है, छोड़ दिया। ये तुम्हारा पीएफ नहीं कटा हुआ, पीएफ कटेगा वो तो सरकार के पास जाएगा, सरकार से तो गारंटी होता है कि मिल जाता है। ये बॉस है, बॉस ने नहीं दिए अभी। है ऑफर करा, प्राइस भी है, मैंने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है आप देना बाद में। तो अगर इसने प्रॉमिस तोड़ा तो इस तरीके से हाँ, तुम केस करोगे बाद में, अगर ना दे तो अब अलग बात है। बट अभी क्या कर रहे हो तुम? जब सैलरी बता रहे हो तो क्या बोल रहे हो? 1 लाख बोल रहे हो ना। क्यों? क्योंकि तुम अज्यूम कर रहे हो कि ये दे देगा।
तो तुम अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हो अक्रूवल अजम्पशन, तो बिजनेस भी सेम चीज करेगा। यानी कि अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन टाइम पीरियड बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस। दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होती है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब जब कैश आएगा या जब जब कैश जाएगा हम तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है अक्रूवल बेसिस, वो कहता है कि कैश जाए या ना जाए या कैश आए या ना आए, अगर पर्टेन करता है इस पीरियड का तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, भले ही पैसे का आउटफ्लो या इनफ्लो ना हुआ हो। रेंट अगर हमने देना है तो उसको लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, अगर हमने रेंट पे करना है, पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे भले ही वो पे ना करा हो। बट अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे होते तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम अपने पास बुक्स बनाएंगे ऑन अक्रूवल बेसिस। तो लिखो इसके अंदर, अंडर दिस assumption incomes and expenses are recorded on time period basis and not on cash basis, and not on cash basis। तीसरा अगला अजम्पशन है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या अजम्पशन था, याद है? हाँ क्या करते रहते हैं? नहीं, एक फ्लो में चलते हैं। अच्छा फ्लो में assumption रहती है हमारी कि इतना रिकरिंग बेसिस पे आता रहेगा। नहीं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या ट्रीटमेंट्स फॉलो करे हैं वो ट्रीटमेंट्स हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते चले जाएंगे ईयर ऑन ईयर। हम बार बार उन प्रिंसिपल्स, उन ट्रीटमेंट्स को बदलेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमने SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज किया है, स्टेट लेवल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज किया है, तो अगर फर्स्ट ईयर हमने वो लगाया है तो सेकेंड भी वही लगाएंगे, थर्ड ईयर भी वही लगाएंगे, फोर्थ ईयर भी वही लगाएंगे, फिफ्थ ईयर भी वही लगाएंगे। कंसिस्टेंटली हम उनको चलाते रहेंगे, उनको बार बार बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं होंगे, वेरी नहीं, कंपेयर नहीं कर सकोगे। एक बात बताओ, अगर मैं लड़ाई के मैदान में, कुश्ती, रेसलिंग में एक तरफ रख दूं 70 किलो का आदमी और एक तरफ रख दूं 120 किलो का आदमी, तो क्या ये लड़ सकते हैं? कंपेरेबल है कि कह सकते हैं कि कौन जीतेगा? ऑब्वियस है 120 किलो वाले का जीतने का चांसेस ज़्यादा है। तो कंपेरेबल नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल दो अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों को सामने रख रहे हो। तो कंपेरेबल कि आपको कंपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है, वो ठीक से नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो क्या करते हैं, दोनों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। अगर आपने मेथड बदला तो फिर बदल सकते हो, बट फिर बदलने के बाद उसको बार बार मत बदलो। फिर अगर आपने SLM से WDV मेथड पे स्विच किया तो फिर WDV कंसिस्टेंटली फॉलो करो, बार बार मत बदलो। हाँ, एक बार शिफ्ट आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट शिफ्ट करने के बाद बार बार मत बदलो। फिर वो जो शिफ्ट किया है आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तो ये कहता है हमारा कंसिस्टेंट अजम्पशन। ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। कैसे? अगर मैं चलो तुमसे कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी फाउंडेशन की क्लास, लेट अस सपोज मैं तुमसे कहता हूँ कि MWF रहेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की, अकाउंट्स की क्लास होगी 11:30 और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लॉ की क्लास होगी 1 PM। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये शेड्यूल तुम्हारा फिक्स है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11:30 अकाउंट्स, 1 PM लॉ। तो बताओ, मंडे मैंने तुम्हें बता दिया, क्या मैं वेडनेसडे को भी बताऊं कि क्या होगा क्लास का टाइम? नहीं। क्या फ्राइडे बताऊं? नहीं। क्या अगले मंडे बताऊं? नहीं। तो क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि तुम्हें पता है एक बार मैंने अगर टाइम बता दिया तो वो टाइम फिक्स हो गया, अब वो टाइम कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। तो हम अपनी लाइफ में भी क्या फॉलो कर रहे होते हैं? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना,
ये जो 3 अजम्पशंस हैं, अगर ये 3 अजम्पशंस हम फॉलो कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉलो हो रहे होंगे। देखो एक बात सोचो, हाँ हाँ बिल्कुल, एक बात समझो। फॉर एग्जांपल अभी तुमने क्या बोला कि सर आपने मंडे बता दिया हमें कि क्लास का टाइम ये है, तो क्या मुझे वेडनेसडे बताना है? नहीं। क्या मुझे फ्राइडे बताना है? नेक्स्ट मंडे बताना है? नहीं। अगर ये फॉलो हो रहा है कंसिस्टेंटली तो क्या बार बार बता रहे हूँ? नहीं बता रहा ना। बट अगर मुझे क्लास का टाइम चेंज करना है या उस दिन छुट्टी करनी है तो बताऊँ ना, अदरवाइज तो नहीं बताऊँ। तो इससे इसके लिए क्या हो गया कि भैया अगर ये फॉलो हो रहे हैं तीनों ही तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुमने 1 लाख रुपए कुछ सोच के बोलते हैं तुरंत ही बोल दिया था? थोड़ा दिमाग लगाया था या एकदम ही तुरंत ही मुंह से जवाब आया था 1 लाख तुरंत जवाब निकला था? क्यों? क्योंकि तुम्हें यह था कि 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं मिले तो 80,000 है, अगर मिल गए तो 1 लाख है। ऐसा तो नहीं ना, हम अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि मिल जाएगा। तो ये फॉलो हो रहा है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर लग रहा है कि शक है नहीं मिल सकता तो कहेंगे नहीं ये 80,000 रुपये है। सेम चीज़ गोइंग कंसर्न। क्या कभी दोस्तों से बोलते हो अगर कल जिंदा रहे तो पार्टी करेंगे हम, अगर कल जिंदा रहे तो मूवी चलेंगे हम? नहीं ना। क्यों? क्योंकि फॉलो हो रहा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर बीमार हो तो क्या कहते हो, देख आज तबीयत खराब है, अगर कल ठीक हुआ तो चल लेंगे मूवी, है ना। तो अगर ये अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहे तो डिस्क्लोज करो, अदरवाइज नो नीड टू डिस्क्लोज। तो लिख लो ये चीज नीचे। if the fundamental accounting assumptions are being followed, then there is no need to disclose it in the financial statements. There is no need to disclose it in the financial statements. Full stop. If they are not being followed, then disclosure is required. In the financial statements. ठीक है, चलो। अच्छा, अब कुछ नॉर्मल छोटे छोटे से कुछ और कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशंस एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और जो उसका ओनर है दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज या सेपरेट एंटिटीज, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उनको फिर अलग अलग ट्रीट करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकें। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर are two separate entities. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक और कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई याद किसी को? कभी बताया नहीं क्या? 11th में सिखाया जाता है। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एक दूसरे से मैच करते हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस पीरियड के इनकम्स रिकॉर्ड करे हैं आपको उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करने हैं।
ऐसे समझो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर एक 70 किलो का आदमी है, उससे आप रेसलिंग करवा रहे हो, तो किसके साथ रेसलिंग करवाओ, 70 किलो वाले के साथ ही कि 120 किलो, 70, मतलब आपको बराबर से वो करवानी है ना। यानी कि क्या कह रहा है, अगर आप इस साल की सेल्स बुक कर रहे हो तो एक्सपेंसेस भी इसी साल के बुक करो। सिमिलरली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं, अगर अगले साल के हैं तो उनको अगले साल रिकॉर्ड करना, इस साल नहीं। तो यही वजह होती है कि तुम्हें सिखाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर की इनकम्स या करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही आते हैं। करंट ईयर की इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्या फॉलो करते हैं हम अपने पास यहां पे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद करो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर तुम्हारे को मिलता था प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसके साथ क्या करते थे, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है कि जैसे इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस में लिखा है कुछ प्रीपेड है, तो क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे, प्रॉफिट करते थे, उसको इंश्योरेंस में से माइनस कर देते थे और बैलेंस शीट में दिखा देते थे एज असेट। क्यों दिखाते थे, क्योंकि हमने पहले पे कर दिया। पर क्या ये इस साल का एक्सपेंस था, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या इस साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल का तो नहीं है, तो करंट ईयर का आना चाहिए। तो हम कैसे, कहां से आता है ये बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट से, कि भैया आप इस साल की इनकम जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी वो कौन सी आनी चाहिए, करंट ईयर की इनकम। उसको मैच करो किससे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस से, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से नहीं करना। तो ये हो गया हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, देख लिख देता हूं छोटा सा, मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू या इनकम्स। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट बताता था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अगर कोई भी असेट खरीदा है तो आप उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, जितने पे आपने उसको पे करा है। आप उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, कि मतलब आज अगर वो मार्केट में बेचा जाए तो कितने का बेचेगा, आप उसको रिकॉर्ड उस पर नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल परचेस करके लाया, लेट अस सपोज ये मोबाइल पड़ा मुझे 50,000 रुपये का, तो मैं अपनी बुक्स में इसको 50,000 रुपये का रिकॉर्ड करूंगा, और एक साल बाद जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो इसी वैल्यू में से डेप्रिशिएट कर दूंगा वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी उस पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कि अगर मैं इसको आज बेच दूं तो कितने का बिक जाएगा, फेयर वैल्यू जो बोलते हैं उसको, उस पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये पूरा एक्चुअल में बोलते हैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने पास्ट में जितने पे रिकॉर्ड करा है, खरीदा है कॉस्ट पे, उतने पे ही आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हुए चलोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसका एक और दूसरा नाम होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, याद है क्या कहता है, सर क्या बात कर रहे हो, हमने ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, एक या एक ही कुछ पता है, तो आप ही बताया करो ना, ऐसे पूछा मत करो, बेइज्जती फील होती है हमें, है ना। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर मैं एक सेंटेंस से बोलूँ, अगर प्रूडेंस को एक सेंटेंस से बोलूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल राम बहुत ही प्रूडेंट आदमी है, राम बहुत ही प्रूडेंट आदमी है, तो बताओ क्या समझ में आता है इससे, अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। देखो, प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपने
मतलब अगर उसको फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई नुकसान होने वाला है तो वो उस नुकसान के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। पर अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई फायदा होने वाला है तो फायदे को जब तक होता नहीं है तब तक खुशी नहीं मानता उस बात की। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने पास ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाओगे जो ये कहती हैं कि आपको फ्यूचर में अगर नुकसान होने वाला है तो वो नुकसान आप पहले से ही बुक कर लोगे, बट अगर फ्यूचर में गेन्स होने वाले हैं, इनकम्स होने वाली हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक जब तक कि एक्चुअली में हो ना जाए या वो होने की सर्टेनिटी ना आ जाए। हाँ, तभी हम लोग पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के रखते हैं। जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, हाँ, तो हम यही चीज़ करते हैं कि अगर फ्यूचर में नुकसान होता हुआ दिखता है तो पहले ही बुक कर लेते हैं। देखो ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है। कैसे? अपनी इसको तुम अपनी मम्मी से बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। जैसे ही तुम मम्मी से बोलो कि मम्मी मुझे ना एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है जिसमें खूब पैसा आएगा, या मुझे बहुत ही बड़ा कुछ अच्छा काम, बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है, मम्मी क्या कहती है? तू बोल मत, ऐसी करती हैं। कुछ कुछ मम्मी की आदत होती है थूकने की, कि वो कह देती है थूक के वो नज़र नहीं लगती, ऐसे करती हैं। क्या बोलती हैं? अरे बोल मत, जब हो जाएगा तब बोलियो, अभी से ज़्यादा खुश मत हो, है ना। वहीं अगर मम्मी को दिख रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो पहले से बोलने लगेंगी। कैसे? अगर तुम मम्मी को दिख रहा है तो तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो पहले से क्या बोलने लगती हैं? पढ़ने बैठ जा, नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। या फिर क्या कहती हैं कि बाहर जा रहे हो मान लो स्कूटी से, तो क्या कहते हैं? स्कूटी से जा रहे हो हेलमेट पहन के जाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो गया तो सर फट जाएगा, चोट वोट लग जाएगी। तो क्या कर रही है मम्मी? वहाँ पे लॉस होने से पहले ही बता रही है, यानी कि मम्मी क्या है? प्रूडेंट है। तो ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो कहता है कि वी शुड रिकॉर्ड, लिख लो इसको चाहे तो, वी शुड प्रोवाइड फॉर फ्यूचर expected losses, we should provide for future expected losses but not record future incomes unless they are certain। ठीक है, तो कुछ तीन तो हमने ये डिस्कस कर लिए, 3-4 हमने ये डिस्कस कर लिए। कुछ और बीच में मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट या कोई assumption, तो वो हम अपने पास डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, आपने जूनियर केबीसी देखा होगा, उसमें मतलब तुमको बच्चे होते हैं वो 18 के नहीं होते, आपको ये रुपए नहीं मिलेंगे, पर उनका कंफर्म है कि रुपए मिलेंगे पर फ्यूचर में मिलेंगे। हाँ हाँ, अगर देखो ये ना, ये जो तुमने सवाल पूछा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जाता है, रेवेन्यू रिकग्निशन का स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो वो ये कहता है कि अगर आपने जो सर्विसेज, जैसे सर्विसेज हैं या कुछ भी हैं, जो भी गुड्स हैं, अगर आपने उनसे जुड़ी हुई जो कंडीशंस थी अगर वो पूरी कर दी एंड आपको सर्टेन है कि वो मिल जाएगा, तो आप रेवेन्यू अपने पास बुक कर सकते हो। तो जैसे तुम कह रहे हो जूनियर केबीसी में बच्चा अगर पैसा जीतता है तो पैसा उसने केबीसी खेला, तो केबीसी खेल के जो उसने सवाल थे सारे सॉल्व कर दिए, जो जवाब दे दिया, तो उसने एक शर्त पूरी कर दी कि जो उससे जुड़ी हुई कंडीशंस थी या जो उसका काम था वो उसने पूरा कर दिया। दूसरी चीज़ ये चेक करनी होती है कि जो अमाउंट मिलना है क्या उसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, जो पैसा मिलेगा क्या अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेन है कि मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर अनसर्टेनिटी नहीं है ना, कंफर्म होना और अनसर्टेनिटी ना होने में बहुत फ़र्क है। कंफर्म होने का मतलब है पक्का मिलेंगे, अनसर्टेनिटी ना होने का मतलब है कि मिल जाएंगे, हमें ऐसी कुछ अभी तो नहीं लग रहा कि नहीं मिलेंगे। ठीक, तो अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो जो जैसे कि नहीं है तो वो बच्चा जूनियर केबीसी में जो जीता है पैसा वो रेवेन्यू बुक कर सकता है। तो वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो अपने पास आज उसको फेयर, अगर अपनी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे करेगा तो फिर उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको वो ब्याज नहीं देंगे ब्याज।
हाँ वो होगा, क्योंकि हाँ टैक्स कटेगा अलग बात है, टैक्स उस हिसाब के रिजीम के हिसाब से कट जाएगा जैसे भी कटेगा, बट उसको अगर इतने टाइम बाद आप पैसे दोगे तो ब्याज बनता है फिर उसका। वो उनका होगा, वो मुझे नहीं पता वो उनका क्या किस रेट से वो दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अच्छा मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। लेट अस सपोज एक कार है, तुमने एक कार खरीदी और उस कार की कॉस्ट प्राइस जो तुम्हें पड़ी वो है मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो तुम इस कार को अब एवरी ईयर डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है। डेप्रिशिएट करोगे या तो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर यूजिंग WDV मेथड, ठीक है। तो ये कार किसे खरीदी? तुमने। अब ये कार बेची किसने? फॉर एग्जाम्पल तुमने कार खरीदी किसकी? नहीं, कार किसकी? टाटा की लोगे, मारुति, ह्युंडई की लोगे। लो ह्युंडई की तुमने कार ले ली, तो सोचो ह्युंडई के पास कार्स और भी होंगी या सिर्फ एक ही है? बहुत सारी है। तो एक चीज़ सोचो, तो तुमने अगर एक कार आज खरीदी और उस कार को आज खड़ी करके गोदाम पे रख दो अपने, या अपने बेसमेंट में पार्क कर दो और उसको चलाओ ना 4-5 साल, तो क्या वो कार डेप्रिशिएट होगी? होगी। क्यों? चलाई नहीं तुमने, बिल्कुल भी चलाई नहीं है, खड़ी है एज इट इज, पहले दिन लाया बस रख दी, कैसे डेप्रिशिएट होगी? चलाई तो है नहीं। पैसेज ऑफ टाइम के साथ चलाई कहाँ? तो सर्विसिंग की क्या जरूरत है? उसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, ठीक है। और खड़े खड़े भी चीज़ों को जंग लगता है, हवा से भी जंग लगता है, सब कुछ होता है, ठीक। तो तुमने अगर कार नहीं चलाई बिल्कुल भी तो तुम्हारी कार डेप्रिशिएट होगी, तुमने अपने पास डेप्रिसिएशन बुक कर लिया। अब एक चीज़ सोचो, जैसे तुम्हारे पास कार खड़ी है वैसे ह्युंडई के पास भी तो खड़ी होगी, तो ह्युंडई के लिए भी तो कार एक एसेट है, उसको भी तो डेप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, क्यों? अगर मान लो एक ऐसी कार है, हाँ देखो जैसे फॉर एग्जांपल ह्युंडई की सैंट्रो ही ले लो, ये जो सैंट्रो है आज भी मिलती है, अभी भी तुम जाओ ह्युंडई के स्टोर पे तो नई वाली सैंट्रो आ गई है, कोई खरीद रहा है? दिखी तुम्हें सड़कों पे ये सैंट्रो? नहीं, उन्होंने खरीद बना के रख रखी है, ठीक है। तो बताओ ये भी तो डेप्रिशिएट होनी चाहिए, बताओ ये डेप्रिशिएट होगी या नहीं? बिल्कुल। ये है नहीं, प्राइस कम करके रखेंगे अलग बात है, बट क्या है डेप्रिशिएट होगी? क्यों? टेक्नोलॉजी तो इसकी भी धीरे धीरे डिग्रेड होगी, अगर पड़ी रहेगी कोई नहीं खरीद रहा तो खड़े खड़े इसको भी जंग लग सकता है। हाँ बताओ क्या डेप्रिशिएट होगी? हाँ न्यू बना के रखिए, किसी ने खरीदी नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? उसको खड़े खड़े हवा नहीं लगेगी, तो हवा नहीं लग रही फिर इसलिए। हाँ सर्विस कर देते होंगे वो, ठीक हो गई, लो मस्त हो गया, मजा आ गया, अपनी कार है जब मर्जी ठीक कर लो। अच्छा चलो मेरा एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है जो कि बार बार तान्या बोल रही है कि ह्युंडई के लिए तो सैंट्रो बेचने के लिए खड़ी है, तो ह्युंडई के लिए सैंट्रो तो स्टॉक है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाते हो? हाँ बिक नहीं रही है, रखी है बहुत टाइम से, बट सैंट्रो ह्युंडई के लिए क्या है? स्टॉक है, तो स्टॉक को डेप्रिशिएट करोगे क्या? नहीं, स्टॉक तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, बट क्या इसको खड़े खड़े जंग नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, तो फिर डेप्रिशिएशन भी लगाना चाहिए। ये क्या बात हुई सर, ये तो फंसा दिया। एक्सेप्शनल केस देखो, ह्युंडई के लिए सैंट्रो स्टॉक ही है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, स्टॉक पे इनडायरेक्ट तरीके से डेप्रिसिएशन लग जाता है। आओ दिखाता हूं कैसे। स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं किस पे? स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं हम लोअर ऑफ कॉस्ट और
नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर ये समझ नहीं आया। हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस पे, या फिर उसको बेच के जितने मिल जाएंगे उन दोनों में से जो कम है उस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सैंट्रो ने बनाई 4 लाख रुपए में, ठीक है, और वो उसको बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए में, तो हम सैंट्रो को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? इन दोनों में से जो भी लोअर है। तो क्या है लोअर? 4 लाख, तो वो सैंट्रो अपने पास 4 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास स्टॉक। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलग से और कुछ नहीं लगाएंगे। अब मान लो सैंट्रो खड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा, तो क्या होगा? कंपनी का स्टॉक बिकेगा नहीं, तो कंपनी क्या करेगी? बेचने पे मजबूर होगी कम प्राइस पे, क्योंकि खरीद तो रही नहीं है और खड़े खड़े खराब भी हो रही है, तो इसकी सेलिंग प्राइस एक पॉइंट पे कम हो जाएगी। 4 लाख की जगह पे कॉस्ट प्राइस से मान लो 3 लाख हो गई। एक पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है ना कि खरीदने को तैयार नहीं है, तो भैया कि चलो जितने मिल जाए उतने ले लो, कुछ रिकवरी कर ले। तो क्या हुआ? नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक पॉइंट पे आ गई 3 लाख। तो तुमने क्या देखा? 4 लाख से असेट 3 लाख का रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से जो भी लोअर है। तो ये जो 1 लाख यहाँ पे तुमने कम किया है, ये ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का बुक हो गया। डिफरेंट तरीके से, बट एक तरीके से डेप्रिसिएशन का तरह बुक हो गया। हाँ, बट डेप्रिसिएशन को अलग से बुक नहीं करेंगे, इसको अलग से लिखोगे नहीं कि भैया डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक 1 लाख। हाँ, हो सकता है। आग लगने का लॉस तो अलग है। आग लगने का लॉस कह रहे हो क्या? हाँ, तो लॉस होगा। हाँ, तो 1 लाख रुपए जो लॉस हो रहा है वो किस चीज़ का है कि भैया कार खड़ी रही, कोई खरीद नहीं रहा, तो हमें सस्ते में बेचनी पड़ी। वो 1 लाख कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के तौर पे बुक हो गया। अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तुम कहोगे सर 1 लाख का लॉस है तो क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख का लॉस तो होना चाहिए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। कैसे सर? सर देखो, मैंने कहा ये बिक नहीं रहा, तो ये क्लोज स्टॉक में पड़ा होगा। ठीक है, बिक नहीं रहा तो क्लोज स्टॉक में पड़ा होगा। अगले साल कहाँ डालोगे इसको? ओपनिंग स्टॉक में। तो ओपनिंग स्टॉक में कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 3 लाख पे। तो 1 लाख तुमने ऑटोमेटिकली कम कर दिए। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे रिड्यूस होके लिखा गया। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। चलो नहीं, स्टॉक के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं शो करते। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया एक असेट ऐसा होना चाहिए जिसको आप रख रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस, या तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अगर आपने गुड्स बनाने के लिए एसेट रखा हुआ है, या उससे सर्विसेज दोगे, या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तब आप उस एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हो। इमेजिन करो एक हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा कि सबसे पहले घुसते अंदर रिसेप्शन आता है, तो जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी होगी वो क्या कर रही होगी? अपॉइंटमेंट लेगी तुमसे। अगर तुम्हें किसी का अपॉइंटमेंट लेना है तो वो एक सिस्टम पे बैठी होगी, कंप्यूटर पे वो कर रही होगी काम, चेयर पे बैठी होगी, टेबल पे बैठी होगी। तो वो क्या, वो जो चेयर, टेबल, लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें भी काम कर रही है, क्या वो डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिशिएट होगा तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो असेट जब वो यूज़ कर रही है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, वो एक यूज़ में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, या सर्विसेज देने के। ठीक है, और वहीं इमेजिन करो हॉस्पिटल को ही आगे देखो, तो हॉस्पिटल में अगर किसी की सर्जरी हो रही है तो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, बेड्स यूज़ हो रहे हैं, तो क्या वो डेप्रिशिएट होंगे? तो वो डेप्रिशिएट क्यों होंगे? क्योंकि वो यूज़ हो रहे हैं फॉर गिविंग सर्विसेज। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा असेट पे लगाया जाए जो असेट या तो यूज़ हो रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि मान लो हॉस्पिटल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो बनाएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ बनाएंगे? कंप्यूटर बनाएंगे, तो उसके लिए भी उनको चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर काम आ रहा है, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब जब डेप्रिसिएशन की बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अब सिर्फ ध्यान से इधर देखना, मैं कह रहा हूं कि तुम बन गए सीए या सीए में कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
अब तुमने अपनी प्रैक्टिस खोली और तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है जिसने अपना बिजनेस अभी अभी स्टार्ट करा है, तो तुमसे कह रहा है कि यार अकाउंटिंग कर दो। ये जो क्लाइंट है ना कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मतलब कॉमर्स पढ़ी हुई है 11th-12th में, बट अब इतना टच में नहीं है, बट इसको थोड़ा बहुत याद है कि हाँ भाई कॉमर्स में क्या होता था। तो इस क्लाइंट ने अपना बिजनेस खोला और इससे अपने बिजनेस में असेट्स वगैरह खरीदे। तो इस क्लाइंट ने खरीदा एक लैंड एंड बिल्डिंग, इस क्लाइंट ने अपने बिजनेस के लिए खरीदी एक कार, ठीक है, और भी बहुत सारे एसेट्स खरीदे। मैंने फॉर एग्जांपल अभी के लिए 2 ले लिए। अब तुम्हारा क्लाइंट तुमसे कह रहा है कि यार मैंने देख लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की, और 15 लाख रुपए की ही मैंने एक कार भी खरीदी है, ठीक है। तो वो तुमसे कह रहा है कि यार तुम तो बन गए हो सीए या सीएमए, मुझे बताओ यार इस पे मैं कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं या डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं। तो तुम क्या रेकमेंड करोगे और क्यों? कौन सा मेथड रेकमेंड करोगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, क्यों? कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल है, एक ही बार में कंसिस्टेंटली एक ही डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड। रीजन? सेम ही रीजन, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, तुम लोग कह रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं तुम्हें काउंटर करता हूँ, बताना काउंटर तुम्हें ठीक लगने लग रहा। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब फॉर एग्जांपल इस पे लिखते हैं 15 लाख रुपए पे तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10% के हिसाब से कितना लगाओगे? 1.5 लाख। फिर अगले साल 1.5 लाख, अगले साल 1.5 लाख, अगले साल 1.5 लाख, एवरी ये तय हो जाएगा। वहीं अगर मैं तुमसे कहूँ डब्ल्यूडीवी से लगाओ तो क्या लगाओगे? 15 लाख पे 10% 1.5 लाख। फिर क्या होगा? 15 लाख में से ये माइनस करोगे 13.5 लाख हो गया। फिर तुम क्या करोगे? 13.5 लाख रुपए के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्या आएगा? 1,35,000। फिर 13.5 लाख में से तुम 1,35,000 माइनस करोगे, उसका 10% निकालोगे, कितना आएगा? कहाँ गया? साढ़े 13 लाख माइनस 1,35,000, तो ये आ गया 12,15,000। इसका 10% 1,21,500, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन जो रिवाइज होता जा रहा है, ये डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हो गया, और ये एसएलएम। हाँ, वो कम लगा, इसमें डेप्रिसिएशन कम लगा, इसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा। अब मेरा एक सवाल है तुमसे कि देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा है, तो क्या होगा? इस मेथड से डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो तुम्हारा लॉस होगा, और यहाँ पे कम जाएगा तो ओनर को प्रॉफिट होगा, कम रिकॉर्ड होगा तो ओनर को प्रॉफिट होगा। तो तुम्हारा क्लाइंट क्या कहेगा? क्लाइंट कह रहा है यार मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे याद है एसएलएम डब्ल्यूडीवी, एसएलएम से तो ये लगेगा, डब्ल्यूडीवी से ये लगेगा, तो इससे तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा है, तो तुम क्यों एसएलएम रेकमेंड कर रहे हो? बोलो। वो कहेगा यार एसएलएम क्यों, इससे तो मुझे फ़ायदा है ना, तो तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बोलोगे? सिंपल है। बोला सिंपल है यार, कह रहे तेरे को सिंपल की पड़ी है, मेरा यहाँ पे। हाँ, नहीं वो तो एक ही चीज करते रहेंगे ना फिर। हाँ, तो तुम्हारा दोस्त कह रहा है, तुमने कहा कि भाई ये ज़्यादा है तो उस वजह से तुम्हारे को टैक्स भी ज़्यादा पड़ेगा, तो कह रहा है टैक्स ज़्यादा पड़ेगा तो क्या हो गया? प्रॉफिट भी तो हो रहा है मुझे उतना ही ज़्यादा, थोड़ा टैक्स ज़्यादा दे देंगे पर प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हो रहा है मुझे। जो मशीन है हमारी, जो भी मतलब पैसे है, उसकी वैल्यू तो टैक्स के साथ उतनी ही देगा, डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट तो होगी, तो कि एग्जैक्टली ज़रूरी थोड़ी है कि जितने से तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो हर बार उतनी बराबर डेप्रिशिएट हो, कम भी तो हो सकती है ना। 5 साल में खत्म, फिर तो फिर बताओ, और फिर बाद में नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, 5 साल बाद, 6 साल बाद डब्ल्यूडीवी मेथड। तो देखो, तो एसएलएम या डब्ल्यूडीवी से क्या रेकमेंड करोगे? एसएलएम। सोच रही हूँ। हाँ, नहीं, ये ऐसे डिसाइड नहीं होता। देखो एक चीज़ पहले बता दूँ, तुम सीए या सीएम बनने वाले हो,
जब भी कभी तुमसे क्लाइंट कोई ओपिनियन मांगे तो तुरंत मत देना। तुरंत किसी चीज़ का जवाब दे देते हैं ना एक सीए या सीए में, तो उसकी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। वहीं अगर कहा है सीए या सीए, कोई तुमसे कह रहा है, तुम किसी से कह रहे हो कि भैया मुझे ये बता दो ये कैसे करना है, तो तुमसे कह रहा है 1 सेकंड में जवाब दे दिया। दूसरा बंदा कह रहा है ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं एक बार अच्छे से सोचता हूँ और उसके बाद फिर तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये ना ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बताओ किस सिचुएशन में फ़ीस ज़्यादा मिलेगी, सोच के बताने में या तुरंत बता दिया तो? सोच के बताने में, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो भाई डॉक्टर मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर अगर तुरंत जवाब दे देता है कि हाँ तुम्हें ये है, तो तुम टेस्ट कराओगे? कोई टेस्ट बोलता है तो नहीं, वो क्या कहता है देखने से पता नहीं चल रहा है, थोड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट कराओ, एमआरआई कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ वो कराओ, फिर बताऊंगा। तो कहाँ से कमा रहा है वो? और सोच के देख के बताऊंगा। तो याद रखना, क्लाइंट तुम्हारे पास आए तो तुरंत के तुरंत जवाब नहीं देना है, बोलो कि तुम अपने प्रॉब्लम्स हमें बताओ, हम एक एक करके एड्रेस करेंगे धीरे धीरे। तो हमारे को देखना है प्रॉपर तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या ठीक रहेगा, एनालाइज करके जवाब देंगे। एक और मेरा क्वेश्चन है इसी चीज में, एक ये है जो हमें ऑन द स्पॉट बता रहे हैं और दूसरा ये हमें टाइम लेके बता रहे हैं। हम ये सोच के रखते हैं जिसने मैं ऑन द स्पॉट बताया उसकी अच्छी प्रैक्टिस है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, दूसरा वाला तो सोच रहा है। कस्टमर भी तो अट्रैक्ट होंगे। देखो वो मैं मान गया, बट चलो ये तो छोटा मैटर है, ये तो बहुत छोटा सा मैटर है कि कौन सा मेथड चूज करना है। बट जो बड़े बड़े चीज़ें होते हैं उसके ऊपर अगर तुरंत जवाब दोगे तो आपके उसकी तुरंत वैल्यू नहीं होगी। कोई भी छोटी मोटी चीज़ों का तो जवाब डॉक्टर तो दे देता है। वायरल फीवर हो रहा है तो तब थोड़ी कहता है टेस्ट करा लो, तब तो कह देता है कि हाँ यार वायरल है, ये दवाई ले लेना, 4-5 दिन में ठीक हो जाओगे। बट जो बड़े चीज़ें हैं वहाँ के लिए तुरंत जवाब नहीं देना है आपको। हाँ, थोड़ा सा हम इसके ऊपर अपनी टीम से डिस्कशन करेंगे, आपके बिजनेस को देखेंगे और प्रैक्टिसेस कंपनीज में कैसा चल रहा है उसको एनालाइज करेंगे। गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस है, आरबीआई ने कुछ चेंज किया था एएस में, कंपनीज एक्ट में चेंज किया था गवर्नमेंट ने, ऐसे ऐसे बोलोगे ऑटोमेटिकली पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को टाइम लगा। हाँ बिल्कुल। तो देखो ये ऐसे डिसाइड नहीं होता कि भाई ये इजी है तो ये लगा दो, या इसके हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये वाला लगा लो, नहीं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है टाइप ऑफ एसेट के ऊपर, ठीक है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इसको। तो मैं ले रहा हूँ एक एग्जांपल। लेट अस सपोज हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की और एक कार है 10 लाख रुपए की, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10% यूजिंग SLM, और कार के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 10% यूजिंग WDV, ठीक है। आओ मैं एक बार ऐसे ही तुम्हें ब्रीफ में दिखाता हूँ। ईयर, ठीक है, ईयर। तो बताओ 10 लाख की बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएट हो रही है यूजिंग SLM, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। अच्छा सेकंड में कितना होगा इसमें डेप्रिसिएशन? 1 लाख। इसमें 10 लाख में से 1 लाख माइनस हुआ 9 लाख, 9 लाख का 10% 90,000। फिर 10 लाख का फिर से 10% 1 लाख, और यहाँ पे 9 लाख में से 90 हटाए कितना बचा? 8 लाख 10,000, 8 लाख 10,000 का 10% 81,000, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलता चला जाएगा। अच्छा अब मेरा एक सवाल तुमसे ये है कि तुमने डेप्रिसिएशन तो निकाल दिया, अब मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग में जो लैंड और बिल्डिंग तुमने कंस्ट्रक्ट करी है उसमें ईयर 1 में फर्स्ट ईयर में क्या रिपेयर होगा? क्या रिपेयर वगैरह की जरूरत पड़ेगी कुछ? तुमने फर्स्ट ईयर में कोई घर खड़ा किया, घर बनाया, बताओ कौन से कमरे की दीवार विद इन 1 ईयर गिर जाएगी? गिर जाएगी कोई? नहीं। कोई रिपेयर होगा? नहीं। अच्छा बताओ तुमने कार खरीदी ब्रांड न्यू चकाचक, बताओ फर्स्ट ईयर में रिपेयर होगा? सर्विस वगैरह तो हो गई। सर्विस तो फर्स्ट ईयर की सर्विस भी फ्री होती है। हमारी गाड़ी
उसकी सर्विसिंग फ्री होती है पहले साल की पूरी सर्विस फ्री होती है, 3 सर्विस होती है पहले साल में। कंपनी पे डिपेंड करता है ना, फोर्ड पहले कर रही थी, अपनी कर रही है, अब जो जनरल जो है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में सर्विसिंग फ्री होती है, तो रिपेयर ठुल्लू। ठीक, वो कुछ हुआ है तो एबनॉर्मल हो गया, तुमने कहीं ठोक वोक दी, हाँ तुमने अगर गाड़ी बिल्कुल बराबर चलाई है, कहीं ठोकी नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? रिपेयर ठुल्लू। ठीक, अच्छा सेकंड ईयर में बताओ कौन सा रिपेयर होगा लैंड एंड बिल्डिंग पे? कुछ होगा नहीं। क्या सेकंड ईयर में दोबारा घर से पेंट होता है? नहीं। क्या कोई दीवार गिर जाएगी? नहीं। अच्छा बताओ सेकंड ईयर में कार में कुछ रिपेयर वगैरह हो सकता है? हो सकता है। सेकंड ईयर में सर्विसिंग होगी, जो ठुक वुक जाए एबनॉर्मल है वो, मैं वो नहीं ले रहा यहाँ पे, सेकंड ईयर में हो जाएगा। तो लेट अस सपोज 10,000 रुपये का हो गया, ठीक है, इतना तक तो आ ही जाएगा, एक या दो सर्विसिंग का आराम से 10,000 रुपये तो लग जाता है। ठीक, अच्छा बताओ लैंड बिल्डिंग में थर्ड ईयर में रिपेयर होगा? नहीं, कोई नहीं होता। तुम्हारे घर में कौन सी दीवार गिर गई पिछले 2 साल में बताओ? 3 साल में पेंट हो जाता है, या 3 साल भी पेंट टिक जाता है आराम से? अब तो टिक जाते हैं, आजकल के टिक जाएगा, 3 साल भी आराम से पेंट टिक जाएगा, रिपेयर इस बार भी 0। अच्छा बताओ कार में थर्ड ईयर में रिपेयर बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 10 का डबल कर देता हूँ, 15 तो तुमने कम ले लिया, मैं तो डबल कर लेता हूँ, बढ़ा दिया, ठीक है, 20 कर दिया, 20 भी कम ही है, मैंने तो 10 का तब भी चलो डबल कर दिया। अच्छा तो अगर मैं इतने आगे बार बार और तो कितना ही कर सकते हैं इसको आगे, मैं अगर पूछूं कि P&L में टोटल कितना जाएगा ईयर 1 पे, तो क्या बोलोगे? टोटल P&L में कितना एक्सपेंस जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ? 1 लाख। डेप्रिसिएशन में तो जाएगा ना, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, और बताना इसमें कितना जाएगा? 1 लाख, इसमें 1 लाख ऐड कर रहा हूँ ना, और ये 1,01,000। यानी कि तुम अगर देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और रिपेयर लगा रहे हैं तो 1 लाख जा रहा है P&L में, और कार पे अगर WDV से लगा रहे हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है हर साल। यानी कि इससे क्या निकल के एक मतलब मिलता है, इससे ये पता चलता है अगर एक ऐसा असेट है जिस पे रिपेयर वर्क ज़्यादा नहीं होता तो उसके लिए कौन सा मेथड चूज किया जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। बट अगर एक ऐसा असेट है जिसके ऊपर रिपेयर ओवर द ईयर्स बढ़ता चला जाएगा, हम उसके लिए यूज करेंगे WDV मेथड, क्योंकि रिपेयर कम होता चला जाएगा, सॉरी डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा बट रिपेयर बढ़ता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में सेम फर्क आएगा, जो वही अमाउंट का असेट लैंड एंड बिल्डिंग SLM से लगवा के देगा हमारे को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट हमारा एकदम सेम आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि सर हम जो लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा रहे हैं वही तो WDV पे कार पे भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप अलग अलग असेट्स पे अलग अलग तरीके का डेप्रिसिएशन चूज कर सकते हो। ये फिक्स मत कर लेना कि भैया एक कंपनी के पास जितने भी असेट्स हैं सब पे अब SLM ही लगेगा, SLM चूज कर लिया है, नहीं, SLM आप उस पे लगाओगे जिसके ऊपर रिपेयर कम होता है या होता ही नहीं, या फिर और WDV किस पे लगाएंगे? जिसके ऊपर ओवर द ईयर्स रिपेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि जब रिपेयर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी कम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे सेम इफेक्ट आएगा हमारा। हाँ, अगर ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगले चौथे साल में जो प्रॉफिट लॉस की वैल्यू आएगी वो 1,02,000 रहेगी, फिर उसके अगले साल 1,04,000 रहेगी। 2,000 क्यों आएगी? 81, 72, 64 ऐसा कर रहा है, जो मतलब प्राइस का डेप्रिसिएशन चल रहा है 10% का, अगर उस हिसाब से WDV में कह रहे हो? हाँ, WDV में 72,000 अगर नेक्स्ट डे का डेप्रिसिएशन, रिपेयर भी बढ़ जाएगा, मैंने 30,000 कर दिया आपने, 1 लाख हो गया, ऐसे हमारे प्रॉफिट लॉस वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसमें भी बढ़ेगी हमारे से, इसमें भी रिपेयर लगेगा, तो सेम, ऑलमोस्ट सेम। इसलिए मैंने बोला सेम या ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो हम ये इस तरीके से डिसाइड करेंगे। ये चीज़ तुम्हें स्कूल में कोई बताता नहीं है, बस ये बोल देते हैं कि SLM से ऐसे करना है, WDV से ऐसे करना है। अरे भैया कौन सा मेथड कब लगाना है वो भी तो बता दो।
लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो हम रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन करके उसका रीवैल्यूएशन का जो डेप्रेशन लगाएंगे, लैंड पे तो लगेगा नहीं वैसे भी डेप्रेशन, बिल्डिंग पे लगेगा। तो लैंड की वैल्यू जो बढ़ेगी उस पर तो डेप्रेशन है ही नहीं, तो उसको तो अलग कर दो, बिल्डिंग पे डेप्रेशन होगा, तो बिल्डिंग पे तो डेप्रेशन ऐसे ही चलेगा। हाँ, लैंड बिल्डिंग मतलब क्योंकि अब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एक साथ एक ऐड कर दी, अलग कर दो, लैंड अलग बिल्डिंग अलग, ठीक है। तो अब आया समझ कि हमने कैसे यूज़ करना है। ये फुद्दू जवाब नहीं देने बच्चों वाले कि सर ये तो इस तरीके से होगा, तो ये सिंपल है तो ये इसलिए यूज़ कर लेंगे, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो इसलिए वाला ना, टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एसेट, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया, हमने अपने पास क्या क्या कवर कर लिया है, अकाउंट्स कर लिए हैं, ये कर लिया है, ये भी हो गया है, डेबिट क्रेडिट इनकम्स एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या है, डेप्रिसिएशंस डिस्कस हो गया, मेथड्स, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, ठीक है, ओके। एक सेकंड बस, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा ये। अच्छा, और क्या रह गया हमारा इसमें बेसिक्स में, अच्छा छोटा मोटा चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताना जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो, हाँ, जो हर साल करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हमने एक्सपेंडिचर किया है फॉर द लॉन्ग टर्म, जो बेनिफिट हमें देगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड्स, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगी वो चीज़ें जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए काम आती हैं। तो ठीक है, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो जो खर्चे पैसे चाहिए, जो खर्चे हैं, वो सब रेवेन्यू चल जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, पोस्टेज आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये क्या होता है? क्या क्या लायबिलिटीज यूज होंगी, लायबिलिटीज यूज करते हैं, अकर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा, हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं भारती,
ये क्या होता है 6 महीने पहले सुना था। जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा दें। 12th में सुना था। हाँ, एक 6 महीने पहले सुना था, टाइम 6 महीने पहले सुना था। हाँ देखो, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस में जो ओनर है या जो कंपनी है उसको लगता है कि हमें ये पे करने के चांसेस कम हैं, हम ये पे नहीं करने, हमें शायद ये पे नहीं करने पड़ेंगे, इनकी रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब वेरी लो चांसेस हैं कि हम इनको पे करेंगे, वो होती है हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, और अगर कोई कंपनी या कोई भी 200 यूनिट से कम यूज कर रही है बिजली फॉर एग्जांपल, तो उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी कि अभी हमें उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जाता है कि कोई किसी पे मतलब वो ले, किसी ने मतलब किसी पे लोन ले लो, फिर मतलब भूल मार लो। तो वो अच्छा नहीं नहीं, देखो मैंने पूरा डेफिनेशन और एक्सप्लेन करने दो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर डाउट्स आएंगे तो मैं लेता हूँ। अब देखो कंटिंजेंट लायबिलिटीज में और क्या है, ये ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो डिपेंड करती है किसी एक फ्यूचर इवेंट पे, और वो फ्यूचर इवेंट होगा या नहीं होगा वो अनसर्टेन है। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे, तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबने पढ़ा है। अब सिर्फ ध्यान से देखना इधर मेरी तरफ, लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है तुम्हारा कोई क्लाइंट, तुमने अपने क्लाइंट को गुड्स बेचे, ठीक है, तो तुमने इससे पैसे मांगे, ये कह रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद, तो तुमने क्या किया, इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जो कि इसने एक्सेप्ट किया और तुम्हें दे दिया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, अब एक बिल्स रिसीवेबल, उस पर वो लिख के देगा कि वो 3 महीने बाद तुम्हें जितना भी पैसा बनता है वो देगा, और उस पर उसने अपने साइन कर दिए, तुमने साइन कर दिए, एक रेवेन्यू स्टैंप लगा दी और उसने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मैं पैसे दूंगा। अब तुम्हारे पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, पैसे कब मिलेंगे, 3 महीने बाद। मान लो तुम्हें पैसे जल्दी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम जाते हो अपने बैंक के पास और तुमने बैंक से क्या बोला, अपने बैंक के पास कि बैंक जी मुझे ना 3 महीने बाद मेरे क्लाइंट से पैसे मिलेंगे पर मुझे चाहिए अर्जेंटली, तो प्लीज़ आप मेरे से ये बिल्स रिसीवेबल ले लो और बदले में आप मुझे जल्दी पैसा दे दो और आप इससे जाके पैसा 3 महीने बाद ले लेना। बैंक कहेगा तेरे चाचा लग रहा हूँ मैं, जो तो ऐसे आ गया मुँह उठा के मेरे पास, मैं क्यों दूँ, 3 महीने बाद मुझे क्लाइंट देगा, उस 3 महीने में किसी को लोन में दे देता हूँ, लोन पे ब्याज कमा लूँगा मैं। तो तुम क्या कहते हो, हाँ तो ठीक है, वो 3 महीने का ब्याज तुम मेरे से ले लो, 3 महीने का ब्याज मुझसे ले लो और बाकी 3 महीने बाद तुम जाके क्लाइंट से लेना। तो बैंक कहता है अब करी ना फतेह की बात। तो बैंक ने क्या किया, लेट अस सपोज बिल था 50,000 रुपये का, बैंक ने मान लो इसमें से 2,000 रुपये काट लिए ब्याज के और बाकी 48,000 तुम्हें दे दिए, 48,000 तुम्हारे पे आ गए। अब बैंक तुम्हें ये बोल के जा रहा है कि ध्यान रखना मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और तुम्हारे भरोसे पे मैं इस आदमी से पैसे लेने जा रहा हूँ, अगर इस आदमी ने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा आके, तो मैं तुमसे पैसे लूँगा। ठीक, तो तुम्हारे सर पे क्या हुआ, जाते जाते खुशी थी, उसने एकदम से टेंशन दे दी। क्या टेंशन आ गई, अगर उसने नहीं दिए तो मुझे देने पड़ेंगे। तो तुम्हारे सर पे क्या आई, एक लायबिलिटी आ सकती है, आ सकती है ना, आशंका कम है। अगर तुम्हें लग रहा है क्लाइंट भरोसेमंद है तो तुम क्या कहोगे, नहीं पे आएगी नहीं, बट फिर भी कुछ तो चांस है ना। तो ये लायबिलिटी क्या हुई तुम्हारी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस लायबिलिटी से हमारा बैंक स्कोर में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं बैंक के सिविल रिकॉर्ड को। नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तुमने लोन एक तरीके से सर पे उठा रखा है अभी भी, अगर क्लाइंट ने नहीं दिए तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो तुम्हारी लायबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसके नॉन पेमेंट पे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो डिपेंड करती है एक फ्यूचर इवेंट पे, बट वो फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और अगर वो फ्यूचर इवेंट हो भी गया नहीं, जैसा भी हुआ उसके बाद तुम्हारी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक, और छोटा सा एग्जांपल ले लो इंश्योरेंस का।
अगर तुमने अपने फ़ोन का इंश्योरेंस करवाया है, फॉर एग्जांपल आजकल तो होता है ना फ़ोन का इंश्योरेंस भी, इसकी आजकल तो हर फ़ोन का इंश्योरेंस हो रहा है। क्या है, अगर फ़ोन गिरेगा तो टूटने पे जो भी नुकसान होगा स्क्रीन का या पानी में गिर गया तो कौन ठीक कराएगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के सर पे ये एक कंटिजेंट लायबिलिटी होगी कि अगर फ़ोन गिर के टूटा तो उनको ठीक कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या होगी तरीके से उनकी कंटिजेंट लायबिलिटी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट, दैट इवेंट इज़ अनसर्टेन एंड हमें लग रहा है कि उसकी पेमेंट के चांसेस कम हैं, रिमोट हैं। हाँ, कंटिजेंट लायबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस में तो नहीं होती क्योंकि हर बंदा कभी ना कभी हॉस्पिटल आता है, मरता है, कुछ तो होता ही है। क्यों? बिल्कुल फिर तो रहेगा नहीं, देखो कम चांसेस होंगे ना। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे को पैसा तब देती है जब तुम पूरे दिन के लिए एडमिट होते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहा है उसके लिए नहीं मिलेंगे। अगर एक आदमी एडमिट होता है हॉस्पिटल में एक 24 घंटे या उससे ज़्यादा, तब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो उसके चांसेस कम होते हैं कि एक यंग आदमी एडमिट हो। ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो भाई एक साल में एक ही साल की पॉलिसी मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग की पॉलिसी एक साथ हो जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे तो वो होती है प्रोबेबिलिटी, तो फिर कुछ भी हो सकती है, कभी भी मर सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमारा काम नहीं है, वो बताएगा एक्चुअरी। सीए का काम नहीं है। सीए का काम असेट का वैल्यूएशन करना है, लायबिलिटी की वैल्यूएशन करना एक्चुअरी का काम है, सीए का काम नहीं है, सीएमए का काम नहीं है। हाँ ठीक है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी समझ में आ रहा है? चलो, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज हो गए ऐसी लायबिलिटीज जो पॉसिबिलिटी कम है पे करने की, और ये डिपेंड करती है एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो इवेंट अनसर्टेन है और हो भी सकता है नहीं हो सकता, सिंपली फ्यूचर का इवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंचर हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटी होगी। अच्छा, कंटिजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, आप इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, इसको बैलेंस शीट के नीचे दिखाओगे एज अ फुट नोट। फुट नोट मतलब पैरों के नीचे। तो बैलेंस शीट जो बनेगी, बैलेंस शीट के नीचे दिखाई देंगे नोट में कि हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी यही है। या और क्या एग्जांपल ले सकते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी का? जैसे कंपनी के ऊपर किसी ने केस ठोका, एक कंपनी है उस पर किसी ने केस ठोका, कंपनी को लग रहा है कि कंपनी के इस केस को जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, हारने के चांसेस तो बहुत ही कम है, और सामने वाले ने कंपनी जो केस ठोका कंपनी से मांग रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर कंपनी को लगता है कि जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं तो ये जो 5 लाख रुपए हैं अपने पास लायबिलिटी के तौर पे बुक नहीं करेंगे, इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे कि क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। एक आदमी ने कंपनी के अगेंस्ट क्लेम मांगा है बट कंपनी उसको अपना डेट नहीं मानती। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ठीक है, अगर कंपनी को लग रहा है कि हमारे हारने के चांसेस हैं तो वो प्रोविजन बुक करेगी, और अगर कंफर्म लग रहा है कि हाँ हारेंगे ही हारेंगे तो लायबिलिटी बुक करेंगे। पर वो उसको अगर कंफर्म है कि जीतेंगे उसको बुक नहीं करते। हाँ, अब देखो आगे उसी पे आ रहे हैं। कंटिजेंट लायबिलिटीज एक हो गया, नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंट असेट्स। ये क्या होते हैं? ये वो असेट्स होते हैं, वो फायदे हैं जो हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर में होंगे बट अभी कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड करते हैं किसी इवेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझ लें। देखो, लेट अस सपोज HP, ये क्या बनाता है? कंप्यूटर्स बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं। तो लेट अस सपोज HP कंप्यूटर्स जो हैं उनको अपने लैपटॉप्स बेचते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड का परचेज मैनेजर HP में जाता है और HP में जाके पूछता है कि भैया आप अपने कंप्यूटर्स दिखाओ, हमें अपने ऑफिसेज के लिए कंप्यूटर्स चाहिए। कितने चाहिए? फॉर एग्जांपल 20,000 कंप्यूटर्स चाहिए या 20,000 लैपटॉप्स चाहिए। ठीक है, तो HP वालों ने उस परचेज मैनेजर को अलग अलग लैपटॉप्स दिखाए। ठीक है, अब परचेज मैनेजर क्या उसने बोला कि देखो आपके लैपटॉप्स मुझे पसंद आए हैं बट मैं अपनी IT टीम
आईटी टीम के जो सुपरवाइजर, आईटी टीम का जो मैनेजर है उसको दिखाऊंगा। अगर वो हाँ कर देता है तो मैं ये ऑर्डर आपको प्लेस कर दूंगा 20,000 लैपटॉप्स का। तो उसे जो जो भी दिखाए लैपटॉप्स उसने उनके ब्रोशर देख लिया और ले गया। ठीक है, तो HP कंप्यूटर्स अब उतावला हो रहा है, अरे बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं, ABC लिमिटेड के परचेज मैनेजर पसंद आए हैं, IT वाले को तो पक्का पसंद आएंगे, क्योंकि मान लो परचेज मैनेजर बता के गया कि हमें हमारा पर्पस क्या है। HP वाले ने कहा आपके पर्पस के लिए ये लैपटॉप ठीक है। वो कह रहा नहीं यार, मैंने एक बार फिर भी, आप तो कह रहे हो ठीक है, फिर भी मैं एक बार अपने IT टीम वालों को दिखाऊंगा। तो परचेज मैनेजर तो बोल के चला गया, HP वाला खुश हो रहा है कि आने वाला है 20,000 कंप्यूटर से ऑर्डर मेरे पास। तो बताओ, ये एक फ़ायदा हो रहा है, पर ये फ़ायदा फ्यूचर में होगा। पर ये फ्यूचर में जो होगा किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे, कि भाई अगर वो बंदा हाँ कर देता है IT टीम वाला तभी आएगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कंटिंजेंट असेट हो गया। तो ये कंटिंजेंट असेट हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो एक बार दिखा भी देते थे बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट, बट कंटिंजेंट असेट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब मिल गया तो नॉर्मल एसेट की तरह ही आएगा है? अगर मिल गया तो नॉर्मल एसेट। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तब हम उसको रेवेन्यू बुक करेंगे अकॉर्डिंग टू AS9। बट अभी क्योंकि सिर्फ शक है, हो सकता है, ऐसा फायदा हम बुक नहीं करेंगे। अभी तो ऊपर जनरल ऑप्शन कह रहा है बैंक। अभी तब हम कर रहे थे जो उसमें बैंक को पे दिए डिस्काउंट से हमने लिए। अगर हम बैंक का ऑप्शन लेंगे उनके लिए कंटिंजेंट एसेट नहीं होगा। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, बैंक, हाँ ऊपर का एग्जांपल होता है इसके लिए। हाँ मेरे क्लाइंट है, हाँ, मान लो अगर रुपए दे दिए हमको, तो और बैंक को जो भी पैसे हमने बैंक में पैसे दिए 48,000 और बैंक को वापस नहीं मिले, तो वो बंदा तो पूरे वापस देगा ना। हाँ बैंक ये तो उसको पूरा 50 देगा। 50 दे। हाँ, तो फिर क्या फायदा होगा? बैंक को हो गया ना 2,000 रुपये फायदा, ब्याज मिल गया उसको। ब्याज का होगा तो इस तरह कंटिंजेंट एसेट 48 दे के 50 मिल गए। अच्छा हाँ 48 दे, तो कंटिंजेंट एसेट ये हुआ ना। नहीं, क्यों? कंफर्म्ड है ना, बैंक को तो कंफर्म्ड है मिलेगा, या तो इससे मिलेगा, ये नहीं देगा तो इससे मिलेगा, तो अनसर्टेनिटी नहीं है ना, फ्यूचर में मिलेगा और सर्टेन है। तो बैंक इस बिल रिसीवेबल को अपने पास असेट बुक करेगा। वो तो कर होगा तो हमें देने पड़ेंगे ना फिर क्लाइंट। जब हम BR पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगा कि बिल रिसीवेबल तुम्हें नाम से लगता है कि ये तो बंदा भाग सकता है, नहीं भाग सकता, इसके पीछे एक बॉन्ड लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये कोई भी बैंक खरीद लेगा, इसके पीछे तुम्हें भी खुद एक बॉन्ड लगा हुआ होता है, वो देना पड़ता है। ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट असेट्स, एक्सपेंडिचर, इनमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, क्रेडिटर उसने हमें मना कर दिया कि पैसे मत दो, कंफर्म कर दिया है ना, तो कंटिंजेंट क्यों? फिर तो कंफर्म हो गया। हमने पहले पता था कि हमें कंटिंजेंसी का मतलब होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन अ इवेंट एंड दैट इवेंट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो अगर क्रेडिटर के पास गए पैसे देने, उसने कहते छोड़ो यार तुम जान दो, अपने हो तुम सगे हो, माफ कर दिया, देन दैट केस कंफर्म हो गया है, तब आपको कंटिंजेंट नहीं प्रॉपर इनकम बुक करनी है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव के नाम से। ठीक है, चलो जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में हम लोग अपने पास नया चैप्टर से शुरू करेंगे। आज बेसिक्स वगैरह हमने थोड़े थोड़े क्लियर कर लिए हैं, अगली क्लास से हम अपने पास फ्रेश चैप्टर्स शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।